अब ये NIRF रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों शुरू किया गया, कहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा है, कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहाँ फैकल्टीज अच्छी हैं, कैसे NIRF रैंकिंग को डिटरमिन किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, क्या यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है या नहीं, कौन से हमारे कॉलेजेस हैं जो टॉप पर आ रहे हैं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेज सेशन, जहां आज हम डिस्कस करेंगे NIRF रैंकिंग लॉ की फील्ड में। अब देखो, जो भी बच्चे हैं अभी, जैसे आप सभी लोग क्लैट 2025 में अपीयर हो रहे हो, आप लोग सोच रहे होंगे, आपने आपके ड्रीम कॉलेजेस भी चूज किए होंगे, उसमें NIRF रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये NIRF रैंकिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग पर कौन से कॉलेजेस हैं, उसके बेसिस पर ही आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस भी डिसाइड करते हो। तो आज के इस सेशन में हम NIRF रैंकिंग के बारे में समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, क्या फैक्टर्स, क्या पैरामीटर्स यहाँ पर जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं जब भी किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज की NIRF रैंकिंग को डिसाइड किया जाता है। एंड लास्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम जो हमारे लॉ के कॉलेजेस हैं, NLUs हैं जो अलग अलग, उनकी NIRF रैंकिंग क्या क्या है वो आज हम भी देखेंगे, और वो NIRF रैंकिंग हमारी लेटेस्ट होगी 2024 वाली। ठीक है जी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन। तो सबसे पहले बेटा, अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करें, सो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज अ मेथडोलॉजी. It is a methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India, to rank institutions of higher education in India. The framework was approved by MHRD, launched by Minister of Human Resource Development on 29 September. अब ये NIRF रैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों शुरू किया गया, वो इसलिए शुरू किया गया ताकि एक तो अच्छी हेल्दी कंपटीशन रहे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बीच में। जब ऐसे फर्स्ट आने का, सेकंड आने का, ऐसे ये कंपटीशन रहता है तो सब लोग क्या करते हैं, एक तरीके से अच्छा आउटपुट लाने की कोशिश करते हैं, अच्छे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं अपने कॉलेज में, अच्छे फैकल्टीज लाते हैं, अच्छा करिकुलम बनाते हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो एक तरीके से एक हेल्दी चीज है, ये एक अच्छी चीज है जो कि एक पॉजिटिव स्पिरिट लाती है बिटवीन द कॉलेजेस। अब NIRF रैंकिंग से एक और चीज का बेनिफिट होता है, जब भी हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट परफॉर्मिंग है, कहां प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, कहां का स्ट्रक्चर अच्छा है, कहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहां फैकल्टीज अच्छी हैं, तो आप एक एक फैक्टर को कंसीडर करने की बजाय आप NIRF रैंकिंग पे चले जाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन सा, यानी कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मस्त है, इसका प्लेसमेंट भी बढ़िया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है, और यहाँ पर फैकल्टीज भी मस्त पढ़ाने वाले। तो NIRF रैंकिंग वो आपकी सिरदर्दी दूर कर देता है, आपको वन गो में सारा आउटपुट एक जगह पर मिल जाता है। ठीक है जी। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ NIRF। अब एक्टिविटी कैलेंडर, कैसे NIRF रैंकिंग को डिटरमिन किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो फाइनलाइजिंग द फ्रेमवर्क फॉर इंडिया रैंकिंग्स दिसंबर में, फिर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो हैं, कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो कि आपका हुआ था। अगर हम NIRF रैंकिंग 2024 की बात करें, जो 2024 में आई है फाइनल रैंकिंग्स, उनका प्रोसेस शुरू हुआ था 2023 में। तो वो सितंबर से लेकर अक्टूबर 2023 में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर डेटा कैप्चरिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या है, डेटा कैप्चरिंग सिस्टम एंड होस्टिंग ऑफ कंटेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट, जो इनकी इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स पर इंफॉर्मेशन दी होती है, डेटा दिया होता है, उसको एनालाइज किया जाता है। दिस इज डन बिटवीन 29 नवंबर टू 20 जनवरी 2024। फिर पब्लिकेशन, साइटेशंस, पेटेंट्स देखे जाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में कितनी पब्लिकेशंस हुई हैं, कितने पेटेंट्स हैं इसके पास। सो पब्लिकेशन, साइटेशंस, पेटेंट्स एंड डेटा इंटीग्रेशन, इन सब का डेटा भी इंटीग्रेट किया जाता है। दिस हैपेंस बिटवीन मार्च एंड अप्रैल 2024। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक में क्या है, कमेंट्स ऑन डेटा फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक फॉर वैलिडेशन, कि भाई क्या सच में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं। तो पब्लिक से एक इसमें आउटपुट लिया जाता है, डिफरेंट स्टेक होल्डर से, यानी कि डिफरेंट कॉलेजेस से, बच्चों से इसमें इनपुट्स लिए जाते हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी कॉलेज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारी इतनी पब्लिकेशंस हैं, हमारे इतने पेटेंट्स हैं, क्या ये सच है या ये झूठ है। ठीक है, उसका वैलिडेशन होता है। डेटा वेरिफिकेशन, डेटा करेक्शन बेस्ड ऑन फीडबैक रिसीव्ड, जो फीडबैक इनको मिला है, हो सकता है ना यूनिवर्सिटी कॉलेज ने अपने आप को हाइप करने के लिए कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दियो, बट अगर इस वेरिफिकेशन के बाद NIRF को लगता है कि इस रैंकिंग में या इस फीडबैक में कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली उस डेटा को एनालाइज करके चेंजेस करते हैं।
फिर परसेप्शन, डेटा एनालिसिस एंड पीयर परसेप्शन सर्वे होता है विच इज कंडक्टेड इन मार्च अप्रैल। और लास्टली रैंकिंग कब रिलीज होती है आपकी, इस साल की अगर हम बात करें 2024 की, तो 12 अगस्त 2024 को ये NIRF रैंकिंग रिलीज की गई थी। तो ये हो गई मेथडोलॉजी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स या पैरामीटर्स। जब भी ये डिसाइड किया जाता है कि इस इंस्टीट्यूशन की NIRF रैंकिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, अब वो फैक्टर्स पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहला है बेटा टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितनी है, कि क्या एक ही क्लास में 200 बच्चों को एक ही फैकल्टी पढ़ा रहा है या 25 स्टूडेंट्स को एक फैकल्टी पढ़ा रहा है। ये क्यों फैक्टर हम कंसीडर करते हैं कि ताकि हम इंडिविजुअली जान सके कि एक बच्चे को कितना अटेंशन मिल रहा है एक फैकल्टी का। ठीक है, फैकल्टी विद PhD, कितनी फैकल्टी यहाँ पर PhD होल्डर्स हैं, वो भी कंसीडर किया जाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और उनका यूटिलाइजेशन देखा जाता है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। फिर ऑनलाइन एजुकेशन, क्या यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है या नहीं। देन मल्टीपल एंट्री एग्जिट इंडिया नॉलेज सिस्टम एंड रीजनल लैंग्वेजेस, क्या इस कॉलेज में कोई रीजनल लैंग्वेजेस भी इंक्लूड की गई हैं। एक तो ये फैक्टर कंसीडर होता है। फिर अगला आता है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। जैसे हमने पिछले फैक्टर में भी देखा था, मेथोडोलॉजी में भी देखा था, वो सेम चीज है यहाँ पर। कितनी पब्लिकेशन, साइटेशंस, पेटेंट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिकेशन इन साइटेशंस इन SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, इन डिफरेंट फैक्टर्स को, पैरामीटर्स को भी कंसिडर किया जाता है व्हाइल डिसाइडिंग योर NIRF रैंकिंग। ठीक है, ग्रेजुएशन का क्या आउटकम है, कितनी प्लेसमेंट है, हायर स्टडीज में कितने लोग जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, क्या उनका रिजल्ट रहता है, मीडियम सैलरी एंड PhD स्टूडेंट्स कितने हैं, ये भी फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं कि कितने लोग एक्चुअल में इस इंस्टीट्यूशन में PhD करने आ रहे हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, रीजन की डाइवर्सिटी कैसी है, विमेन डाइवर्सिटी कैसी है, यानी कि यहाँ पर सीट्स का एलोकेशन कैसा है, क्या विमेन के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्वेशन है या नहीं, जो कई कॉलेजेस स्पेसिफिकली प्रोवाइड कराते हैं। इकोनॉमिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट्स, क्या उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, जैसे EWS का प्रोविजन आ गया। ये कई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कोई स्कॉलरशिप अनाउंस कर देते हैं, क्या यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ऐसा है या नहीं। फिर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रोविजन है या नहीं, या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ऐसा सेटअप किया गया है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल हो, या वो भी उस तरीके से उसको एफिशिएंटली यूज कर पाए। फिर परसेप्शन, पीयर परसेप्शन यानी कि एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, उनका क्या परसेप्शन है रिगार्डिंग द कॉलेज, रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स, उनके भी रिव्यूज जो हैं कंसीडर किए जाते हैं। तो NIRF रैंकिंग में ये मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं, एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फ्रंट्स पे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे यहाँ पर उनके रिव्यूज लिए जाते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द NIRF रैंकिंग। अब हम बात करते हैं लॉ की NIRF रैंकिंग की। कौन से हमारे कॉलेजेस हैं जो टॉप पर आ रहे हैं, और जितने मल्टीपल कॉलेजेस हैं, इसमें हम कई सारे कॉलेजेस की बात करेंगे, वन बाय वन हम उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर है आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, यानी कि NLSIU है आपका सबसे ऊपर। फिर है आपका NLU दिल्ली, जो आप ALET का एग्जाम देते हो, ALET का एग्जाम देके ही बनते हो ना, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए तो CLAT का एग्जाम देते हो, NLSIU बेंगलोर के लिए। बट जो आपका NLU दिल्ली है, जिसके लिए आप ALET का एग्जाम देते हो, उसकी 2024 की अगर हम बात करें तो NIRF रैंकिंग 2 है। थर्ड पे है हमारी नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद। फिर है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज कोलकाता। फिर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, जिसका अपना अलग से लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, इट हैज स्टूड 5th। ठीक है, फिर है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, ये है आपका खड़गपुर में सिचुएटेड। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिक्षा ओ अनुसाधन। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, सारे इंस्टीट्यूशंस वो नहीं है जो NLUs हैं, अदर देन NLUs भी जो हैं आपके इंस्टीट्यूशंस, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर, IIT खड़गपुर में भी जो है। तो क्लैट के अलावा भी आपके पास और अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर आप अच्छी NIRF रैंकिंग वाले कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आई गेस इसके लिए तो शायद CUET का एग्जाम होता है, क्लैट का एग्जाम नहीं होता है, इसके लिए ये CUET के एग्जाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। फिर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो चेन्नई में है। फिर है शंगमुखा आर्ट साइंस, ये आपका थंजावुर में है।
क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, डॉक्टर BR अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ विशाखापट्टनम में, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, अलायंस यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर कितने आपके NLUs आए हैं अभी तक जो क्लैट के थ्रू आते हैं? Some of them, but there are other colleges also जहां पर आप क्लैट अदर देन क्लैट एंट्रेंस एग्जाम देके भी यहाँ पर अच्छे NIRF रैंकिंग के कॉलेज में जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपका ये आ गया, NLU भोपाल आ गया, ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ आ गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गया, आपका जो पटियाला में है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ आ गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी कामरूप, UPES मणिपाल यूनिवर्सिटी आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली आ गया यहाँ पर, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा जो गुड़गांव में है वो भी आपकी इस NIRF रैंकिंग में इंक्लूडेड है, महाराष्ट्र नेशनल लॉ स्कूल नागपुर, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ICFAI फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज ये कोची में है, दामोदरम संजीविया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में एंड MIT यूनिवर्सिटी जो आपकी नॉर्थ 24 परगनास ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपकी कुछ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हो गई जो आप लोगों के लिए क्या करके क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी NIRF रैंकिंग लॉ की है, जो लॉ के कॉलेजेस हैं उनकी ये रैंकिंग हो गई, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप, देखो मैंने भी जब इन रैंकिंग्स को देखा आई केम टू वन कंक्लूजन, एंड व्हाट वाज दैट कंक्लूजन, इस NIRF रैंकिंग में चाहे हम टॉप 10 के कॉलेजेस भी देखें उसमें से काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नॉन क्लैट बेस्ड हैं, जैसे सिम्बायोसिस है, जैसे हमारा एलिट का एग्जाम के थ्रू है, या हमारे और भी डिफरेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे IIT खड़गपुर है जो कि अपार्ट फ्रॉम क्लैट एग्जामिनेशन से आप वहां पर जा सकते हैं। सो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से इट इज अ वाइज थिंग टू डू। क्लैट के साथ साथ आपको स्लैट, एलिट, बाकी के लॉ एग्जामिनेशंस में भी जरूर अपीयर होना चाहिए, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। अगर आप लोगों के कोई और डाउट्स हो इस सेशन से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे अहेड। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स फॉर द क्लैट 2025 एग्जामिनेशन। बाय बाय।